हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आए हैं हम आपके साथ में लेकर के एक नया टॉपिक, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अलग अलग कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप से पोजीशन टाइम ग्राफ आता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो हम करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और स्टेशनरी। तब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, एक ही बात है। अगर मान लिया हम माने ये पोजीशन इस साइड में हमारा टाइम, तो उस केस के अंदर पोजीशन पे मान लिया वो पहले से ही है एक्स नॉट पे, तो उस केस में पोजीशन और टाइम ग्राफ जो होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे और टाइम बढ़ता चला जाएगा और पोजीशन सेम रहेगी। तो इस टाइप का ग्राफ हमारा आ जाएगा। सेकंड केस है आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओ से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, और तब यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधा जा रहा है, तो क्या होगा, उतना ही टाइम बढ़ेगा, उतना ही आपकी पोजीशन बढ़ेगी। मीन्स दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं। देखिएगा ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, उसी वाला कि यहाँ इतना टाइम था तो वो पोजीशन भी बढ़ी और ये टाइम भी बढ़ा, ऐसे ही पोजीशन भी टाइम भी, पोजीशन भी टाइम। बट यहाँ पे एक लिखा गया स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ। अगर ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहा है तब उस केस के अंदर, अगर मान लिया वो ओरिजिन ओ से स्टार्ट ना होकर के यहाँ बैक से स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे से, तो इस टाइप का आ जाएगा। अगर मान लिया यहाँ आगे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो इस टाइप में ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तब स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो तब उस केस के अंदर आपके पास में ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। थर्ड ग्राफ आता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से आ रहा है और नेगेटिव वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा थी, ये पोजीशन इस साइड में पोजीशन और टाइम कम था, और अगर इससे नीचे आए तो यहाँ देखो पोजीशन ज़्यादा होती जा रही है और टाइम भी यहाँ से ज़्यादा होता जा रहा है। देखिएगा ये जैसे पोजीशन देखो कम हो गई, सॉरी पोजीशन कम होती जा रही है, पोजीशन कम हो गई ना यहाँ, तो ये टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, मीन्स चेंज होता जा रहा है ऐसे ही। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है उसका ग्राफ ऐसा आएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो वो कैसा भी आ सकता है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है कि उसकी पता नहीं कि कभी जो है आपका टाइम बढ़ जाएगा, कभी आपकी जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइप में देखिए कि यहाँ टाइम कम डिग्री इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप में आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसे भी आ सकता है, वो आपका जो है वो ऐसे भी हो सकता है। तो इस टाइप में जो ग्राफ आएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होंगे इस टाइप के ग्राफ्स। तो ये आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव के अंदर, ये आ जाएगा आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में तब जो है मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, और ये तब रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। तब स्टेशनरी है कोई भी ऑब्जेक्ट तब उस केस के अंदर ये आएगा, और बाकी सब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन ग्राफ्स का ही आगे हम उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए इससे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अपने पास में नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशंस। तो उसके अंदर हमने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ओरिजिन है, टाइम यहाँ पे लिया है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में लिया हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम मान के चले कि वो शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट था ना वो एक्स नोट पे है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास में जब वो x1 पे पहुंचा डिस्टेंस पे तो उसको लगा t1 टाइम यहाँ इस पोजीशन पे, और तब x2 पे पहुंचा तो यहाँ पे उसको लगा t2 टाइम। हमने यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया है, ये जो कि एक अल्फा एंगल हम मान कर चले हैं, इस पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो इस केस के अंदर अगर हम जो है निकालें कि
यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की, तो इसको हम जो है लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी x2 माइनस में x1, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपके पास में इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये पॉइंट हमने माना C1 D1 और यहाँ पे ले लेते हैं C2 और ये D2। और x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पोजीशन को लिखें कि x2 की वैल्यू क्या है, x2 तक O से लेकर के हम लिख सकते हैं D2 माइनस में O से C2, या फिर हम इसको क्या लिख लें कि C2 D2, और या इसी को लिख सकते हैं, देखो ये इसके बराबर, या इसी को लिख सकते हैं D, हम या ED बोले या DE बोले। ऐसे ही हम टाइम निकाले हैं, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर टाइम कितना हुआ है, तो T2 में से T1 माइनस कर दें, उतना ही टाइम इसके अंदर लगा है इस डिस्टेंस कवर करने में ये ऑब्जेक्ट को। तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है, OD1 लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं OC1, और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं C1 D1, C1 D1, या फिर CE, देखो ऊपर से यहाँ इस ट्रायंगल से CE। अब हमें निकालनी है इसके अंदर वेलोसिटी, निकालते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। तो उस केस के अंदर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट तो अब ये आ गई और ये टाइम आ गया, तो इसको हम ले लेते हैं x2 माइनस x1 और T2 माइनस T1। और अब ये आ गया T2 माइनस T1 और x2 माइनस x1 किसके इक्वल आए हैं, यह है DE के इक्वल और यह है आपके पास में CE के इक्वल। DE और बाई में CE, ये DE मीन्स इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है आपके पास में, और ये CE ये यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हमारे पास में हो जाएगा, वो हमारा बन जाता है टेंजेंट। एंगल कौन सा, अल्फा। तो एंगल अल्फा हो जाएगा और टेंजेंट हमारे पास में ये वैल्यू बन जाएगी इसकी वेलोसिटी की। तो हम देखो क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन, velocity of the position time graph in uniform motion in one dimension gives the, इसको बोलते हैं हम slope of triangle of the position time graph। मीन्स क्या हुआ कि जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो उस ट्राइंगल का क्या होती है, स्लोप के बराबर होती है। तो ये स्लोप हम निकाल लें, अगर डायरेक्ट अगर इतना काम ना करें और डायरेक्ट हम ये ट्राइंगल देख लेते और इसका स्लोप निकाल देते, अगर स्लोप निकाल लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ द ट्राइंगल इन यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। तो वेलोसिटी देता है हमें स्लोप जो होगा ट्रायंगल का। ये आप लोगों ने बात ध्यान रखनी है, इस फैक्टर को हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे और जो है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड इक्वल ही रहेगी, एक जैसी रहेगी, वेलोसिटी एक जैसी ही रहेगी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा होगा, तो इक्वल कवर करेगा तो क्या होगा, वो फिक्स हो गई। मान लिया हमारी ये भी वेलोसिटी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी थी तो उतनी ही रहेगी, बिल्कुल टाइम पर चला जाएगा। अगर मान लिया हम माने कि किसी T1 टाइम के अंदर वो C पॉइंट पर पहुँची, ठीक है, और T2 टाइम के अंदर D पॉइंट पर पहुँची, तो इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है निकाल लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास में आ जाएगा कि अगर हम OA की वैल्यू निकालें, OA किसके इक्वल है, C1 के इक्वल भी है, D1 के इक्वल भी है, और ये कितनी थी वेलोसिटी, हम V मान करके चले हैं, तो इसका मतलब ये तो वेलोसिटी है। नीचे वाले साइड में टाइम रखेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं OC1 ये किसके इक्वल है, T1 टाइम है यहाँ तो, और आपके पास में OD1 ये आपके पास में T2 टाइम है। तो अगर हम माने इसके इन बिटवीन कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, अगर वो निकालें तो डिस्प्लेसमेंट
हम जानते हैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसको यहाँ निकाल लेंगे। फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम टेकन और वेलोसिटी, वी वेलोसिटी हो गई हमारे पास में, और टाइम क्या हो गया, टाइम टेकन। टाइम इसके इन बिटवीन कितना है, t2 माइनस में t1 हो गया। तो वी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ओ c1, क्या सॉरी c1 या dd1 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। इनटू में t2 क्या है, od1 माइनस oc1, तो क्या बन गया, od1 माइनस oc1। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली c1d1, ये हमारे पास में बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आया, हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपने निकाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे क्या आ गया बट्टे, देखिए c1 और नीचे आया c1d1, तो इसका और इसका मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ हो गई ना आपके पास में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये तो एरिया हो गया, एरिया ऑफ c1 d1, ये हो गया आपके पास में एरिया। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द एरिया ऑफ एरिया कवर्ड बाय द या कवर्ड इन बिटवीन द t1 t2, टाइम के अंदर जो एरिया किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। तो वो हमारा एरिया ही डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखो ये ऐसे निकालना पड़ा है, अगर हम जो है इसको सिंपली करते तो यूं का यूं ग्राफ था, डायरेक्ट उठा करके ये एरिया निकाल लेते बस, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मीन्स एरिया ऑफ द पाथ और एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये हम निकाल सकते हैं। इसने हमारे पास में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी है। एक बार फिर से बता देता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास में जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया वो देता है डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो देता है वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है ये बातें दोनों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो होगा डिस्प्लेसमेंट देगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो हमारा क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा। तो ये थी आज की जानकारी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।